हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। यहाँ पर जो हम करने जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक, महिलाओं की स्थिति। ये बीए फर्स्ट ईयर सेमेस्टर सेकेंड पंजाब यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए है, जिन्होंने जो है सब्जेक्ट लिया हुआ है एससीपी यानी पंजाब हिस्ट्री ऑफ कल्चर, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और देखा जाए तो यहाँ पर जो हम करेंगे मौर्य, गुप्त एवं वर्धन काल के अंतर्गत महिलाओं की स्थिति, कि इन तीनों काल में महिलाओं की स्थिति कैसी थी। लेकिन ये सिलेबस करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, कि जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, जितना हो सके व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाएं, जिससे ये वीडियो दूसरे बच्चों तक भी बहुत ही आसानी से पहुँच सके। अगर पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए, क्योंकि यहाँ पर 6th क्लास से लेके एमए तक के बच्चों के लिए सारी वीडियो उपलब्ध है। तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद जो है चैनल बन सकता है। सब्सक्राइब करने से आपके मोबाइल में स्टोरेज भरेगा नहीं, लेकिन समय समय पर आपको जो है त्रिपान स्टडी सेंटर का वीडियो ज़रूर मिलेगा। इसलिए सोचिए नहीं, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए देखते हैं महिलाओं की स्थिति जो है मौर्य और गुप्त और वर्धन काल में किस प्रकार की थी। यदि हम यहाँ पर बात करें महिलाओं की स्थिति के अंतर्गत मौर्य काल, तो देखा जाए मौर्य शासन काल में महिलाओं की स्थिति कैसी थी। कहते हैं ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है, चाहे आप किसी भी बोर्ड से एग्ज़ाम दे रहे हो, क्योंकि महिला की स्थिति जो है हर एक बोर्ड का जो है फेवरेट क्वेश्चन रहा है, इसलिए महत्वपूर्ण है। मौर्य शासन काल में महिलाओं की स्थिति देखें तो कहते हैं मौर्य शासन काल में महिलाओं की स्थिति बेहतर थी, और जो है समय काल से जो है मौर्य शासन काल में जो स्त्रियों की दशा थी काफ़ी बेहतर थी। भले ही औरतों को पर्दे के अधीन माना जाता था, किंतु उन्हें आदर की दृष्टि से देखा जाता था, यानी औरतों को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। क्योंकि सबसे बड़ा कारण ये था कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र, जिसमें औरतों को जो है सही वर्णन किया गया था, उनके जो है बेशक पर्दे के अधीन रखा गया था, लेकिन यहाँ पर कौटिल्य ने ये बात बिल्कुल ही महत्वपूर्ण बताई थी मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य को, कि महिलाओं को हम निरादर नहीं कर सकते, क्योंकि महिलाओं को निरादर करने से जो है सल्तनत हमेशा जो है विघटन की तरफ चली जाती है। और ये बात चंद्रगुप्त मौर्य ने भली भांति समझ ली थी। जिसे देखा जाए तो कौटिल्य के जिस काल समय में उसने सामाजिक व राजनीतिक नियमबंदी की माना जाता है, क्योंकि इस समय काल में कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र लिखी उसमें सामाजिक और राजनीतिक नियम वाली सारी व्यवस्था प्रावधान की गई थी। और यह भी बताया गया था कि मौर्य काल में सामाजिक संबंध कैसे थे, क्योंकि सारी बातें हमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र से ही प्राप्त होता है, क्योंकि उस समय में जो भी बात लिखी गई थी कौटिल्य के अर्थशास्त्र में ही दर्ज है, और उस सारे स्थिति का जो है हमें अर्थशास्त्र से ही प्राप्त होता है। मौर्य काल में सामाजिक संबंध कैसे थे व औरतों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता था, हमें सब जो है कौटिल्य के अर्थशास्त्र से ही प्राप्त होता है। अगर हम पहली बात करें समाज में जो है औरतों की क्या भूमिका होती थी, तो चलिए ये बात महत्वपूर्ण रहेगा कि मौर्य साम्राज्य में जो है औरतों को स्वतंत्रता एवं ऊंची जगह प्राप्त होती थी। औरतों को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था, और समाज में सभी पर्दों एवं औरतों को समस्त सामाजिक धार्मिक कार्य के साथ साथ जो है मिलकर करते थे। तो ये महत्वपूर्ण बात था कि मौर्य समाज में औरतों को स्वतंत्रता थी, ऊंची स्थान प्राप्त था। बेशक उनको पर्दे में रहना पड़ता था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वह सामाजिक और धार्मिक कार्य में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। वो सभी कार्यों में साथ मिल के जो है पार्टिसिपेट करते थे, और इनका सम्मान काफ़ी महत्वपूर्ण था। औरत एक मर्द को हर जगह बराबरी का दर्जा प्राप्त था, यानी औरत और मर्दों को दोनों को बराबरी का स्थान प्राप्त होता था। कहते हैं ये समय काल काफ़ी महत्वपूर्ण थी औरतों के लिए। उन्हें दार्शनिक वाद विवाद में मर्दों के साथ भाग लेने की इजाज़त थी। जैसे अभी समय में
कोई भी स्त्री जो है कहीं भी वाद विवादों में भाग ले सकती है। अगर आप टीवी भी देखते हो तो देखते ही होंगे कि औरतें भी जो है वहाँ डिबेट कर रही होती है। तो वैसा ही स्थिति मौर्य काल में भी था। हालांकि औरतों की स्थिति वैदिक काल की तुलना में बेहतर नहीं थी, लेकिन ये बात भी सत्य है कि औरतों को जो स्थिति हमें वैदिक काल में पता चली थी वो स्थिति इस काल में नहीं थी, लेकिन थी बेहतर, लेकिन वैदिक काल की तरह नहीं थी। अगर आप वैदिक काल की वीडियो नहीं देखे हो तो उसको ज़रूर देख लो और समझ लो कि आखिर वैदिक काल में औरतों की स्थिति किस प्रकार की थी। यदि आगे हम बात करें विवाह एवं तलाक की, तो चलिए देखते हैं। विवाह एवं तलाक की बात करें तो मौर्य समय काल में विवाह एवं तलाक की अपनी एक प्रावधान था। कौटिल्य ने उस काल में प्रचलित विभिन्न प्रकार के विवाहों का जिक्र किया है। कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र है उसमें सारी बात का जिक्र है, विवाहों का भी जिक्र है कि किस किस प्रकार के उस समय विवाह हुआ करती थी। एक प्रकार असुर विवाह होता था, यानी असुर है। इस प्रथा में किसी औरत से विवाह करने के लिए मर्द द्वारा काफ़ी मात्रा में रुपए लिए जाते थे। इसे असुर विवाह कहते हैं। यानी देखा जाए तो औरतों से विवाह करने के लिए मर्द द्वारा काफ़ी मात्रा में रुपए लिए जाते थे, उसे हम असुर विवाह कहते थे। ये उस समय का विवाह करने का टेक्निक था। जबकि स्मृति ग्रंथों के मुताबिक उस समय तलाक की प्रथा नहीं थी। अगर हम स्मृति ग्रंथ को अगर इस समय रखें तो उसमें जो है मौर्य शासन काल में एक बात साफ हो गई थी कि उस समय जो था तलाक प्रथा नहीं थी, यानी किसी को तलाक नहीं दी जा रही थी। कौटिल्य के अनुसार तलाक की व्यवस्था जायज़ थी, क्योंकि देखा जाए कौटिल्य इस बात को समर्थन करता था। और देखा जाए तो अगले थिंकनर्स मैगनीज के अनुसार कोई भी व्यक्ति अपनी जाति से बाहर विवाह नहीं कर सकता था। ये भी जो है इस समय प्रावधान थी। मैगजीन ने साफ शब्दों में ये बात कही थी कि व्यक्ति अपनी जाति से बाहर विवाह नहीं कर सकता था, जबकि स्मृति ग्रंथों के अनुसार ब्राह्मण के अलावा अन्य जाति में अंतर्जातीय विवाह को मान्यता थी। यानी देखा जाए तो हर एक पुस्तक में अलग अलग बातों का यहाँ पर जो है धारणाएं बनी हुई थी। या हम स्मृति ग्रंथों के बात करें या कौटिल्य की बात करें या मैगनीज नीति की बात करें, सब में अलग अलग बातों का अनुसरण किया गया था। लेकिन एक बात तो सच है कि उच्च जाति में स्वयंवर की अवधारणा विद्वान थी। ये बात कई हद तक सही थी कि स्वयंवर की अवधारणाएं विद्वान थी, और इसका अर्थ यह था कि इस काल में औरतों को इस बात की स्वतंत्रता थी कि वो जो है उपलब्ध दुल्हों में अपनी पसंद के दूल्हे का चुनाव कर सकते थे। यानी देखा जाए स्वयंवर प्रथा तो आपको पता ही होगा, जहाँ पर स्त्री अपना मन चाहा वर को जो है हार पहना के उससे मैरिज कर सकती थी। तो इससे ये था कि उनको जो है अपने पति चुनने का पूरा स्वतंत्रता थी। तो ये महत्वपूर्ण बात है। हालांकि इसमें भी माँ बाप की सहमति आवश्यक होती थी कि अगर वो स्वयंवर करते थे तो माँ बाप की उपस्थिति में होता था, और माता पिता जिस पुरुष को निमंत्रण भेजते थे वही आते थे। तो इसमें तो जो था एक तरह से माता पिता की जो है सहमति सम्मिलित हो गई। हालांकि कहीं कहीं बाल विवाह की प्रथा भी हमें दिखाई देता है। यानी मौर्य शासन काल में कहीं कहीं बाल विवाह प्रथा भी प्रचलित थी, पर यह धीरे धीरे लुप्त होती रही। यानी देखा जाए तो इतना हमें बाल विवाह देखने को नहीं मिली, समय समय पर जो है विलुप्त होती रही। सामान्य एक विवाह का प्रचलन था उस समय, यानी कोई व्यक्ति एक विवाह कर सकता था। तो ये महत्वपूर्ण उस समय प्रचलित प्रथा थी कि एक विवाह का जो है बहुत काफ़ी मान्यता थी। किंतु शासक एवं समृद्ध वर्ग के बीच बहु विवाह प्रथा भी प्रचलित थी। यानी जो शासक होता था या कोई समृद्ध वर्ग होता था वो कई विवाह कर सकता था, कई पत्नियों को रख सकता था। तो ये बात एक सामान्य थी। अशोक की जो है 4 पत्नियां थी, क्योंकि मौर्य शासन काल के अंतर्गत देखा जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य का पोता जो था अशोक, उसकी 4 पत्नियां थी। और औरतों का शारीरिक रूप से पवित्र होना भी महत्वपूर्ण था। यानी उस समय कुंवारी अवस्था को महत्व देते थे कि शारीरिक तौर पर जो है औरत पवित्र होना आवश्यक माना जाता था। पुत्र का जन्म महत्वपूर्ण उस समय काल में था, और एक एवं कई बार पुत्र की प्राप्ति के लिए लोग दूसरा विवाह कर सकते थे। इसीलिए देखा जाए तो उस समय कई पुत्र प्राप्त करने के लिए वो एक के अलावा दूसरा विवाह करते थे।
वैवाहिक संबंधों के विश्वासघात की इजाज़त नहीं थी। अगर मान लीजिए कोई स्त्री किसी से विवाह करता है, अगर उसके मन में कोई षड्यंत्र होती थी तो ये विश्वासघात करने वाले औरतों को सज़ा दी जाती थी, यानी विश्वासघात करने की इजाज़त नहीं होती थी। जैसे आज के समय में होता है, स्त्री विवाह कहीं और करती है और उसका जीवन कहीं और बीत रहा होता है, तो ऐसा उस समय इजाज़त नहीं होती थी। ऐसे विश्वासघात करने वालों को इस शासनकाल में जो है सज़ा दी जाती थी। इसके खिलाफ सख्त नियम भी बनाए गए थे जिसको उल्लंघन कोई नहीं करता था। विश्वासघात किए जाने पर भारी जुर्माना व कोड़े लगाए जाने का भी प्रावधान था कि उस समय स्त्रियों को कोड़े भी लगाए जाते थे और उसे जुर्माना भी वसूला जाता था जो विश्वासघात करते थे। कहते विधवा विवाह भी उस समय काफ़ी प्रचलित थी, यानी विधवा विवाह का भी उस समय प्रचलन था। और सामान्य क्षत्रियों में देखा जाए तो विधवाओं की दोबारा शादी मृतक के किसी दूसरे भाई से करा दी जाती थी, जो आम थी। विधवा विवाह गुलामों एवं क्षुद्रों में अत्यधिक प्रचलन में था, यानी विधवा विवाह जो था गुलाम वर्ग थे उनमें और क्षुद्र वर्ग थे उनमें काफ़ी हद तक प्रचलित था। यदि कोई महिला शादी नहीं करना चाहती थी तो उसे अपने शेष जीवन को नैतिक शुचिता के साथ जीना पड़ता था, यानी उनको बाल जो है कटवाना पड़ता था, सफ़ेद साड़ी पहननी पड़ती थी, इस तरह के जो है शेष जीवन जीना पड़ता था जो स्त्री विवाह नहीं करती थी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। चलिए देखते हैं महिलाओं के विरुद्ध सामाजिक बुराइयां क्या थी। आगे देखिए तो महिलाओं के विरुद्ध सामाजिक बुराइयां, जो काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ आती है। इस काल में महिलाओं को स्वतंत्रता पूर्वक घूमने फिरने से रोक लगाई गई थी, जो दर्शाता है कि शायद समाज में पर्दा प्रथा का प्रचलन मौजूद था, यानी उनको घूमने फिरने से रोक लगाई जाती थी, उनको जो है पर्दों में रहना पड़ता था, क्योंकि देखा जाए तो पर्दा प्रथा उस समय काफ़ी जो थी प्रचलित थी। उन महिलाओं के लिए सज़ा का प्रावधान था जो अपने पति के इजाज़त के बिना घर से बाहर कदम रखती थी। तो ये प्रावधान उस समय देखने को मिला। लेकिन अगर हम बात यहाँ पर करें तो कहते हैं वैदिक काल में ऐसी कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाया गया था, इसलिए जो देखा जाए तो वैदिक युग से तो डिफरेंट ही थी। देखा जाए तो सामान्य शासक वर्ग जो अपनी महिलाओं के लोक नीति की अनुरूप एकांत में रखते थे, यानी जो शासक वर्ग होते थे वो अपनी महिलाओं को लोक नीतियों के अनुरूप एकांत में रखते थे जहाँ कोई पुरुष जा ना सके। अर्थशास्त्र से ज्ञात होता है कि महिलाओं को अंतःपुर या शाही हरम की सुरक्षा काफ़ी कड़ी होती थी, यानी जहाँ हरम होती थी, जहाँ पर वो अपना जीवन यापन करते थे या पूर्ण होता था, उस जगह पर सुरक्षा काफ़ी कड़ी होती थी और अज्ञात लोगों को जाने की बिल्कुल ही इजाज़त नहीं होती थी। कहते हैं 75 भारत के कुछ स्थानों पर सती प्रथा उस समय जरूर मौजूद थी, यानी चंद्रगुप्त मौर्य काल के समय, यानी मौर्य काल के समय जो है सती प्रथा जरूर प्रचलित थी। हालांकि सामान्य रूप से यह भारत के सभी स्थानों में प्रचलित नहीं था, यानी सारे क्षेत्रों में ये जो है प्रथा प्रचलित नहीं था, लेकिन मौर्य शासनकाल के अंतर्गत कुछ जगहों पर ये जरूर प्रचलित था। ग्रीक लेखक मैगनीज के अनुसार सती प्रथा की घटना कभी कभार ही घटित होती थी, यानी सामान्य रूप से देखने को नहीं मिला, लेकिन कभी कभार जरूर मिल जाती थी, जो कि सामान्य उच्च वर्ग की महिलाओं तक ही सीमित था। सामान्य उच्च वर्ग की महिलाओं में सती प्रथा सामान्य था, लेकिन दहेज प्रथा भी समाज में विद्यमान थी। तो ये बात भी जो है मौर्य शासन काल के अंतर्गत आता है कि यहाँ दहेज प्रथा भी मौजूद थी। अगर आगे हम बात करें महिलाओं की शिक्षा, तो चलिए देखते हैं महिलाओं की शिक्षा में क्या है। अगर महिलाओं की शिक्षा की बात करें तो मौर्य काल में उच्च जाति और वर्ग की महिलाओं को शिक्षा ग्रहण करने की इजाज़त थी, यानी उच्च वर्ग की महिलाएं जो थी वो शिक्षा ग्रहण कर सकती थी। तो ये महत्वपूर्ण बात यहाँ आ जाता है। कहते हैं राजनीतिक गतिविधियों में भी भाग ले सकती थी, महिलाओं को शिक्षा होती थी, वो राजनीतिक में भाग भी ले सकती थी। ये मौर्य काल की महत्वपूर्ण विशेषता है, किंतु ये अधिकार निम्न वर्ग की महिलाओं को प्राप्त नहीं था। जो छोटे जात की महिलाएं होती थी उनको ये सब अधिकार नहीं दिया जाता था। ये सामान्य रूप से महिला शिक्षा का प्रचलन नहीं था, यानी देखा जाए तो वहाँ पर सामान्य रूप से महिलाओं को शिक्षा देने का प्रावधान नहीं था। ये होती थी लेकिन अमीर वर्गों में होती थी, छोटे गरीब वर्गों में शिक्षा देने का कोई प्रावधान नहीं होता था। लेकिन अधिकांश और औरतें संगीत, नृत्य, चित्रकारी एवं अन्य गृह तथा ललित
कलाओं में दक्ष जरूर होती थी। यानी उनको नृत्य सिखाया जाता था, संगीत, क्योंकि देखा जाए तो कहते हैं जो क्षुद्र लोग होते थे, जो नीचे जात के होते थे, वो जो होते थे महलों में जाके अपना नृत्य करते थे, संगीत करते थे, तो इनके लिए इसको शिक्षित जरूर की जाती थी। लेकिन जो वास्तविकता दिया देखा जाए तो शिक्षा नहीं दी जाती थी, सिर्फ उच्च घरानों में ही शिक्षा प्रचलित थी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। आगे हमारे समक्ष आएगा महिलाओं द्वारा अपनाए जाने वाले व्यवसाय, संपत्ति का अधिकार, महिलाओं के विरुद्ध अन्याय, आम औरतों एवं वेश्यावृत्ति, और साथ में हम जो है गुप्त काल महिलाओं की भूमिका का भी चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। तो आप बने रहे तिरपान स्टडी सेंटर के साथ, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि शेयर ही दूसरे बच्चों का केयर है। और ये बात आपके मन से जाना नहीं चाहिए, और शेयर करने के लिए कुछ खास नहीं करना है, अपने जो है व्हाट्सएप स्टेटस पे जो है इसके लिंक को जो है कॉपी करके लगाना है, जो कि बहुत आसान है, और ये आप भली भांति कर सकते हो। जिससे आपको फ़ायदा हो उसका जो है हमेशा सहायता करना चाहिए, उसके साथ बढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर आप मेरे लिए अच्छा करोगे तो आपके लिए भी हमेशा अच्छा ही होता रहेगा। और ये महत्वपूर्ण बात है, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो शेयर जरूर कीजिए। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, और चाहते हो कि और भी वीडियो आपको इसी प्रकार प्राप्त होता रहे, तो सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, तिरपान स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करके मोबाइल में सेव कीजिए। सेव कीजिएगा तभी जो है अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर 6th क्लास से लेकर MA तक के बच्चों के लिए सारे वीडियो उपलब्ध है। तो ये आपके लिए बहुत काफ़ी फ़ायदेमंद चैनल है, और सब्सक्राइब करने से आपका जो है मोबाइल स्पेस भरेगा नहीं, लेकिन आपको समय समय पर नोटिफिकेशन ज़रूर मिलेगा। तो सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, अभी तिरपान स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।